हेलो स्टूडेंट्स, वंशागति के आणविक आधार वाले अध्याय से आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का प्रकरण का नाम है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बच्चों, आप जानते हैं कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है। ये डीएनए का अणु आपको दिखाई दे रहा है। ये डीएनए का अणु जो है बहुत जटिलताएं लिए हुए होता है और डीएनए के अणु का कोई भी एक सेगमेंट या एक पार्ट जीन के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है। जीन यानी डीएनए का वह हिस्सा जो किसी प्रोटीन का अभिव्यक्तिकरण कर सकता है और फिर कई तरह के लक्षणों को प्रकट कर सकता है। तो जीन जो है डीएनए का एक विशिष्ट भाग होता है, छोटा सा भाग होता है और उस जीन का ही जो है फिर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इस्तेमाल होता है और ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा जो है वो जीन जो है उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट की जाती है एमआरएनए के रूप में और एमआरएनए फिर रूपांतरण के द्वारा उसके अंदर छिपी हुई आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त करता है। तो इससे ये आशय निकलता है कि पूरा डीएनए जो है जीन में विभक्त होता है और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर पूरा डीएनए जो है जीन में बटा हुआ है तो क्या सभी जीन एक साथ ही सक्रिय रहती हैं या किसी विशेष पल में ही वो सक्रिय होती हैं और बाकी समय निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं। बच्चों, हमारे शरीर के अंदर की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी कोशिका के अंदर की जो आवश्यकताएं हैं वो हर समय एक सी नहीं रहती हैं और वो पल पल परिस्थितियों के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार और कई प्रकार के अन्य फैक्टर के अनुसार बदलती रहती हैं। सपोज जो है अगर जो है हमारे शरीर में भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है तो उस समय भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाली जीन को सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। उस समय सामान्य प्रकार के मेटाबॉलिज्म या उपापचय को सक्रिय करने वाली जीन के कार्यरत रहने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर में जरूर एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी जीन को कभी तो ऑन कर देता है और कभी ऑफ कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिस जीन की आवश्यकता हमें अभी है उस जीन को उस सिस्टम के द्वारा ऑन कर दिया जाता है और जिस जीन की आवश्यकता हमें किसी समय पर नहीं है उस जीन को उस समय ऑफ कर दिया जाता है। अर्थात ये जीन्स कभी तो सक्रिय होती हैं और कभी निष्क्रिय कर दी जाती हैं। तो जरूर इसके लिए कोई यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम है या नियामक तंत्र है। हमारे शरीर में एक नियामक तंत्र है जो कि जीन की कंट्रोलिंग को या जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, एक रेगुलेटरी सिस्टम है। तो उसी रेगुलेटरी सिस्टम को हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं अपने अलग अलग वीडियोस में और ये जो है अलग अलग स्तर पे ये रेगुलेटरी सिस्टम या नियामक तंत्र पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये नियामक तंत्र जो कि जीन के एक्सप्रेशन को या जीन के प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्तिकरण को नियंत्रित करता है, ये जो है किस स्तर पर हमारे शरीर में पाया जाता है, किस लेवल पर ये हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जीन नियामक तंत्र के विभिन्न स्तर। What are the different levels of gene regulatory system in our cell? पहला जो नियामक तंत्र का जो स्तर है वो है आपका अनुलेखन स्तर पर। या ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अनुलेखन आपने पढ़ा है जिसके द्वारा जीन या डीएनए का एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट जो है कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। तो उस स्तर पर भी कई प्रकार के ऐसे नियामक तंत्र सक्रिय रहते हैं जो कि अनुलेखन स्तर पर जीन के एक्सप्रेशन को, जीन की अभिव्यक्तिकरण को नियंत्रित करते हैं। दूसरा जो स्तर है वो है प्री एमआरएनए से परिपक्व एमआरएनए के स्तर पर।
दूसरा जो नियामक तंत्र होता है वो होता है जब mRNA जो है प्री स्टेज में होता है या अपरिपक्व स्तर में होता है, जिसको हम जो है hnRNA भी कहते हैं या प्री mRNA भी इसको कहते हैं। प्री mRNA से जब परिपक्व mRNA अनुलेखन के दौरान बनता है, उस दौरान भी अनुलेखन के दौरान जब ये बन जाता है, उस दौरान भी इसमें कई प्रकार के नियामक तंत्र सक्रिय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये प्री mRNA जो बनता है, इसका 5 प्राइम सिरा है, ये इसका 3 प्राइम सिरा है प्री mRNA का। तो आप जानते हैं कि इसके 5 वाले सिरे पर 5 प्राइम शीर्ष पर 5 मेथिल ग्वानोसिन नाम का जो कंपाउंड है वो इससे जो है अटैच हो जाता है, जिसको हम जो है इसको कहते हैं कि 5 मेथिल ग्वानोसिन की कैप इसके ऊपर लग गई है, कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग इसको कहा जाता है। तो ये भी जो है एक तरह का जीन नियामक सिस्टम है। और दूसरा इसका 3 प्राइम सिरे पर जो उसकी टेल वाला एरिया होता है, इसको हम जो है यहाँ पे टेलिंग वाली प्रोसेस होती है, जिसमें जो है पॉली ए टेल यहाँ पर लगती है, पॉली एडेनोसिन नाम के यहाँ पर कंपाउंड जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्तर पर भी जबकि यह हेटेरोन्यूक्लियर mRNA बनता है, तब भी यहाँ पर जो है एक तरह की जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म यहाँ पर काम करती है। अगला चलते हैं, अगला कौन सा स्तर है? थर्ड लेवल है इसका। mRNA के संबंधन स्तर पर, संबंधन मैंने आपको बताया था, स्प्लिसिंग इसको कहते हैं। स्प्लिसिंग या संबंधन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो mRNA होता है वो एक्सोन और इंट्रॉन में बटा होता है। तो एक्सोन को तो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। ये मैं पहले आपको बता चुका था, ये इंट्रॉन है बीच बीच में और ये एक्सोन है। तो एक्सोन को जो है एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, तब जाकर ये मैच्योर mRNA यहाँ पर बनता है। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिसिंग। तो ये भी एक तरह का जीन नियामक तंत्र है, जिसके द्वारा जो है जीन की रेगुलेशन की जाती है, जीन को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद जो अंतिम इसका जो स्तर है कंट्रोलिंग का, वो है mRNA के कोशिका द्रव्य में अभिगमन के दौरान। mRNA जब जो है कोशिका द्रव्य की ओर निकलता है, तो उस समय भी जो है उसमें कुछ ऐसे नियामक तंत्र सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा जो है जीन का रेगुलेशन सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद जो अगला 5वां स्तर है वो है रूपांतरण स्तर पर। अर्थात ट्रांसलेशन लेवल पर भी कुछ ऐसे जो है नियामक तंत्र सक्रिय रहते हैं, जिनके द्वारा जो है जीन की अभिव्यक्ति को जो है नियंत्रित किया जाता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने केवल ये स्तरों के बारे में जानकारी लेनी है, इनकी डिटेलिंग पे आपने नहीं जाना है। और इसके बाद आपने ऑपरेंट मॉडल के द्वारा जो है इस नियामक तंत्र को समझना है। तो इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऑपरेंट मॉडल के बारे में बताऊँगा। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।